सूरज की आखिरी रोशनी हरे भरे खेतों पर फैल रही थी जब दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में शर्मा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हुआ। रमेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे 16 साल की चंचल और 10 साल का आरव इस नए आशियाने में खुश थे। ये एक पुराना बड़ा सा घर था जिसकी दीवारों में सदियों की कहानियां छुपी थीं। लेकिन इस नई शुरुआत में एक अनजानी काली छाया घर के कोनों में छिप गई थी जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। शुरुआत में सब ठीक था। आरव अपने नए दोस्तों के साथ खेलने चला जाता और चंचल अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ती रहती। सुनीता घर को सजाने संवारने में बिजी थी और रमेश अपने नए काम के सिलसिले में थोड़ी देर से आते। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी अचानक पंखे तेज चलने लगते, कभी बिना किसी कारण के दरवाजे हिलने लगते और कभी-कभी आधी रात को किसी के होने की आवाज आती, जैसे कोई नाखून दीवारों पर रगड़ रहा हो। रमेश इन बातों को पुरानी इमारतों का शोर कहकर टाल देते, लेकिन सुनीता परेशान होने लगी। उसने ये बात चंचल को बताई तो चंचल ने इग्नोर कर दिया। माँ, ये तो पुरानी चीजें हैं, हो सकता है हवा का झोंका हो। लेकिन चंचल के साथ भी कुछ अजीब होने लगा था। उसे रात में अजीबोगरीब सपने आने लगे। सपने में वो एक घने अंधेरे जंगल में होती जहां उसे कोई पुकार रहा होता। आवाज इतनी मीठी होती कि वो जाने अनजाने उसकी ओर खिंची चली जाती। वो कभी उस आवाज के स्रोत तक पहुंच पाती तो कभी अचानक नींद से जाग जाती। उसका दिल तेज धड़क रहा होता। एक रात चंचल सोफे पर बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। चंचल ने घबराकर अपनी माँ को आवाज दी, माँ, माँ, लाइट चली गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से होकर गुजरा। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल अंधेरा और खामोशी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो, एक कोमल लेकिन ठंडा हाथ। अगले कुछ दिन और भी भयानक थे। चंचल की नींद उड़ गई थी। वो दिन रात सहमी सहमी रहती। उसके हाव भाव बदलने लगे थे। पहले जो चंचल हंसमुख थी वो अब चुप और उदास रहने लगी थी। वो अक्सर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर सुनसान मैदान की ओर देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रमेश ने इस बदलाव को नोटिस किया। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल सा तनाव हो सकता है। सुनीता को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि इस घर में कुछ गलत है। एक दिन सुनीता कपड़े धो रही थी जब उसे चंचल की आवाज सुनाई दी। माँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? सुनीता ने कहा, हाँ बेटा, बोलो। मुझे लगता है मुझे कोई बुला रहा है। चंचल की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। सुनीता दौड़कर चंचल के कमरे में गई। चंचल खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसने रात भर रोया हो। कौन बुला रहा है बेटा? सुनीता ने प्यार से पूछा। पता नहीं माँ, लेकिन आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है, जैसे वो मुझे बहुत प्यार करता है। चंचल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। उस रात चंचल का सपना और भी भयानक था। उसने देखा कि वही अंधेरा जंगल और वही आवाज, लेकिन इस बार आवाज और भी करीब थी। उसने देखा कि एक लंबी काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वो परछाई इतनी विशाल थी कि उसने पूरे जंगल को ढक लिया था। और जैसे जैसे वो परछाई करीब आती गई, चंचल को उस परछाई के अंदर एक साया दिखने लगी। एक खूबसूरत लेकिन डरावनी साया। उसने देखा कि वो साया हाथ बढ़ा रही है और उस हाथ में एक अंगूठी है जो अंधेरे में चमक रही है। वो जाग गई, लेकिन इस बार उसके होंठों से एक फुसफुसाहट निकली। हाँ, अगले दिन चंचल पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो बात बात पर हंसती, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक तरह का गुस्सा था। वो अजीब व गरीब बातें करने लगी, पुरानी कविताएं सुनाने लगी जिनका मतलब किसी को समझ नहीं आता था। रमेश और सुनीता बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने घर में कुरान की आयतें पढ़ीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। हवा में एक अजीब सी महक फैल जाती, कभी फूलों की, कभी सड़े हुए मांस की। एक शाम रमेश और सुनीता सोफे पर बैठे थे, तभी उन्होंने चंचल को कमरे में आते देखा। वो एक लंबी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी जो उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पिताजी, माँ, उसने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। रमेश ने पूछा, क्या है बेटा? मैं शादी करना चाहती हूँ, चंचल ने कहा। उसकी आंखों में किसी दूर बिंदु पर टिकी हुई थी। सुनीता चौंक गई। शादी? बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, उम्र कोई मायने नहीं रखती, चंचल ने कहा, और उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक छा गई। वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। रमेश और सुनीता को लगा जैसे उनके सिर पर बम गिर गया हो। कौन कौन शादी करना चाहता है तुमसे? चंचल ने अपने होठों पर उंगली रखी और फुसफुसाया, वो जो सदियों से मेरा इंतजार कर रहा है, वो जो मुझे हमेशा से अपना बनाना चाहता है। उस रात चंचल अपने कमरे में अकेली थी। अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई और एक घने कोहरे से एक साया उभरी। वो साया उतनी ही खूबसूरत और डरावनी थी जितनी उसने सपने में देखी थी। वो एक जिन था जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तूने मेरा बुलावा सुना, तू मेरी है और मैं तुझे अपना बनाऊंगा। चंचल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं आपकी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। कल रात जब चांद अपनी पूरी शबाब पर होगा, मेरी बारात आएगी, जिन ने कहा, और उसका साया धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गया। और तू मेरी दुल्हन बनेगी। अगले दिन गांव में अजीबोगरीब चर्चाएं होने लगीं। चंचल की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो खाना पीना भूल गई थी। उसका शरीर पीला पड़ गया था और उसकी आंखें और भी धसी हुई लग रही थीं। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी महान यात्रा पर निकलने वाली हो। रमेश और सुनीता ने हर संभव कोशिश की। उन्होंने तांत्रिकों को बुलाया, पूजा पाठ करवाई, लेकिन जिन का प्रभाव और भी गहरा होता जा रहा था। चंचल अब सिर्फ जिन की बातें करती थी। वो कहती थी कि जिन उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा, जहां वो हमेशा खुश रहेगी। रात आई। चांद क्षितिज पर अपने पूरे उफान पर था। शर्मा परिवार ने घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद कर दीं और कांपते हुए एक कमरे में इकट्ठे हो गए। आरव, उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं। तभी घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ये ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी धुन थी जो दिल को कंपा दे। हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसे कोई इत्र छिड़का गया हो, लेकिन वो महक भी भयानक थी। कमरे का दरवाजा अचानक जोर से खुला। सामने खड़ी थी चंचल, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक काली चमक थी और उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान। उसके पीछे कोहरे के बीच काली परछाइयों का एक झुंड दिखाई दे रहा था। वो जिन थे जो अपनी बारात लेकर आए थे। मेरी दुल्हन तैयार है। रमेश और सुनीता चीख पड़े। रमेश ने एक भारी वस्तु उठाकर जिन्नों की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो वस्तु उनके हाथों से निकलकर हवा में तैरने लगी और फिर नीचे गिर गई। आप हमें रोक नहीं सकते, जिन ने कहा। वो मेरी है। एक जिन जो सबसे लंबा और भयानक था, उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे चंचल की ओर बढ़ाया। चंचल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो धीरे धीरे उसके पास चली गई। जैसे ही जिन ने चंचल का हाथ पकड़ा, घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और एक भयानक चीख हवा में गूंजी। वो चीख रमेश की थी। जब सुबह की पहली किरण घर में फैली तो वहां केवल सन्नाटा था। चंचल गायब थी। घर के दरवाजे, खिड़कियां उसी तरह बंद थीं जैसे वे रात को बंद किए गए थे, लेकिन घर में एक अजीब सी ठंडक और एक भयानक खालीपन था। शर्मा परिवार ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि कभी-कभी पूर्णिमा की रात को उस पुराने घर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई ढोल नगाड़ों की धुन बजा रहा हो और किसी दुल्हन के हंसने की आवाज जो कभी खुशी की नहीं बल्कि एक भयानक अनंत इंतजार की होती है। चंचल, जिन की दुल्हन, शायद आज भी किसी अंधेरी दुनिया में अपने खूंखार दूल्हे का इंतजार कर रही होगी। और हर साल उसी रात जिन की बारात उस निर्जन घर की ओर आती होगी, एक ऐसे प्यार की निशानी जो हमेशा के लिए भयानक बन गया था।